साल 1857, साल के आखिरी के दिन ब्रिटिश सरकार अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। बंगाल से लेकर दिल्ली और अवध तक एक के बाद एक रियासतें ढह रही थीं। लेकिन पंजाब अब भी सीधा खड़ा था, जैसे किसी झुके हुए कारवां में एक अकेला खंभा। यहां की मिट्टी में सरसों के फूलों के साथ साथ बगावत भी उगती थी। इस धरती की रगों में कोई पुरानी कसक बह रही थी, जैसे महाराजा रणजीत सिंह की छाया अब भी किसी पेड़ की शाख से लटकी हो। मगर अब ना कोई सिंहासन था, न कोई ताज, बस कुछ नाम बचे थे और कुछ जमीर। इन्हीं नामों में एक नाम था राय अहमद खान खरल, एक सरदार, एक रहनुमा और उस सन्नाटे की पहली चीख जो किसी भी गुलामी की इमारत को हिला सकती थी। उन्हें न तो लंदन के कानूनों की परवाह थी और न ही महारानी विक्टोरिया की मोहरों की। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अपने बुजुर्गों की कसम और इस मिट्टी की लाज। लेकिन क्या सिर्फ पंजाब ही बगावत का इकलौता गढ़ था? कौन थी वो रानी जिसने अंग्रेजों को कहा, मेरा शव भी तुम्हें न मिलेगा? कौन था वो बागी जिसकी गर्दन तो कट गई, लेकिन जिसकी सोच आज भी पंजाब की मिट्टी में जिंदा है? कौन था वो योद्धा जो दिल्ली की क्रांति के बीच अचानक गायब हो गया और जिसकी मौत आज भी एक रहस्य है? और क्या हुआ उस अंग्रेज अफसर का जिसने खरल का सिर कटवाया था? जानने के लिए देखते रहिए 1857 द फर्स्ट क्रांति का छठा और अंतिम अध्याय। रावी के किनारे पर बसा झामरा गांव उस दिन बेहद शांत था, जितना कि कोई तूफान के पहले का सन्नाटा होता है। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अनकही बेचैनी थी जो गांव के बुजुर्ग सरदार राय अहमद खान खरल की निगाहों से छुपी नहीं थी। वो अपने चौबारे से दूर देख रहे थे, आंखें आधी मिची हुई, जैसे जमीन की परतों के नीचे कुछ सुन रहे हों। दिल्ली गिर गई, पीछे से आवाज आई। ये उनके पुराने हमराज लाला बशीरा थे, जो खबरों को सूंघते थे जैसे शिकारी हवा में बारूद सूंघता है। राय अहमद ने गर्दन मोड़े बिना पूछा, कौन लाया ये खबर? मुल्तान से एक पठान आया है मियाँ, कहता है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किला अब गोरे की सलामी सुनता है। दिल्ली गिर भी गई हो, लेकिन पंजाब अभी झुका नहीं। राय अहमद ने गहरी आवाज में कहा, हमारे बुजुर्गों ने गुलामी नहीं देखी थी, मैं अपने बेटों को यह जहर कैसे दे दूं? बशीरा ने धीमे स्वर में कहा, गोरों ने घेरा तंग कर दिया है, घोड़े मांग रहे हैं, जवान मांग रहे हैं, बदले में वफादारी का तमगा देंगे। राय अहमद ने एक कड़ी मुस्कान के साथ कहा, हम अपनी औरत, जमीन और घोड़े किसी को नहीं देते। तमगों की तिजारत हमारे खून में नहीं। उसी शाम गोगेरा से एक फरमान आया। लॉर्ड बर्कले, अंग्रेज सरकार का अफसर, पास के तमाम सरदारों को बुलवा रहा था। गांवों से सरदारों की पगड़ियां इकट्ठी हुईं, मगर राय अहमद की मौजूदगी सबसे भारी थी। बर्कले ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर कहा, सरदार साहब, अगर पंजाब की फिजा को साफ रखना है तो हमें घोड़े और लोग चाहिए। बादशाह की तरफ से नहीं, महारानी विक्टोरिया की तरफ से। राय अहमद ने बिना चाय को हाथ लगाए जवाब दिया, हम वो नहीं बेचते जो हमारे बुजुर्गों ने खून से सींचा हो। घोड़ा भी अपना है, जमीन भी, और जो इस मिट्टी से निकले वो भी। बरकले की आंखें सिकुड़ गईं। कमरे में जैसे एक बर्फीला साया उतर आया। तो क्या हम इनकार समझे? उसने पूछा। आप जो समझें, राय अहमद ने कहा, मगर मैं अपना जमीर गिरवी नहीं रखता। कुछ ही हफ्तों बाद लखों गांव में टैक्स वसूली के बहाने अंग्रेजों ने धावा बोला। मर्द खेतों में, औरतें घरों में और बच्चे दहशत में थे, लेकिन सबको एक ही जगह पहुंचाया गया, गोगेरा जेल। राय अहमद को जब खबर मिली तो उन्होंने गांव वालों के लिए मिठाइयों और खाने का सामान जेल भिजवाया और साथ ही एक पैगाम, हिम्मत ना हारना, वक्त आने पर दरवाजे टूटेंगे। लेकिन जेल के अंदर भी आंखें थीं। एक भेदी ने अंग्रेजों को बता दिया कि खाने में सिर्फ मिठास नहीं, बगावत की बू भी है। जेल की तलाशी हुई, सब सामान जब्त हो गया और जेलर, जो राय अहमद का मददगार था, उसे हटा दिया गया। 26 जुलाई की रात जैसे किसी कहानी की तरह जेल के कैदी बगावत पर उतर आए। कुछ भाग निकले, कुछ गोली का शिकार हुए। गोगेरा जेल में हुई उस रात की गोलियों की गंध अब भी जमीन में बाकी थी। हर गांव, हर दरख्त और हर झोपड़ी जानती थी, कोई नया तूफान आने वाला है। राय अहमद खान खरल अब पहले जैसे शांत ना थे। अपने दरबार में बैठकर उन्होंने संदेशवाहकों को बुलवाया। चीचा वतनी जाओ, कह दो खान सरदारों से कि अब वक्त आ गया है। बहावलपुर भेजो, हमसे बिछड़े भाइयों को बुलाओ। मुल्तान तक पैगाम पहुंचाओ, झंडा एक होगा और दुश्मन भी।
उनके लश्कर में अब हर तरफ से लोग आ रहे थे। जोया, तराना, फतेहाना और न जाने कितने गुमनाम कबीले। एक रात राय अहमद एक मुंडेर पर खड़े होकर बोल उठे, ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये पंजाब की मिट्टी की लड़ाई है। ये हर उस मां की लड़ाई है जिसकी गोद से बेटा छीन लिया गया और हर उस बच्चे की जिसे गुलामी की भाषा सिखाई जा रही है। 17 सितंबर काठिया गांव की सरहद के पीछे एक सूनी हवेली में एक खुफिया बैठक हुई। चारों दिशाओं से बाकी सरदार जमा हुए थे। राय अहमद ने जमीन पर रखा एक पुराना नक्शा खोला। उसमें लाल स्याही से गोल निशान लगाए गए थे। लाहौर से लेकर झंग और मुल्तान तक की सप्लाई लाइनें, डाकखाने, पुलिस थाने और चौकियां। इन धड़कनों को बंद करो, उन्होंने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। दिल की नब्जें काट दो तो बदन खुद बेजान हो जाता है। 17 सितंबर को जैसे आदेश दिए गए थे वैसे ही अमल शुरू हुआ। सड़कों पर पहरे बिठा दिए गए, पुलिस चौकियों पर धावा बोला गया, डाकखाने जलाए गए, अंग्रेजों की नींदें उड़ गईं। लॉर्ड बर्कले के पास खबरें एक के बाद एक गिर रही थीं, जैसे बर्फीले तूफान में झोंपड़ियां। उसने गोगेरा से फौजी टुकड़ियां रवाना की और खुद जामरा की ओर कूच किया। जब अंग्रेजों की फौज राय अहमद के गांव पहुंची तो जामरा को जला दिया गया। सिर्फ जामरा नहीं, न्योन पिंडी शेख बुसार भी राख कर दिया गया। एक मौके पर जब बर्कले ने फिर से सरेंडर का संदेश भेजा, राय अहमद ने उसे खुलेआम ठुकरा दिया। 21 सितंबर की रात गशखोरी के जंगलों में राय अहमद नमाज पढ़ रहे थे। ब्रिटिश फौज दबे पांव आई। ढारा सिंह, जो अब अंग्रेजों का आदमी बन चुका था, उसने इशारा किया, वही है राय अहमद। गुलाब सिंह बेदी ने गोली चलाई। एक जोर की आवाज और पंजाब की सबसे बुलंद आवाज चुप हो गई। बर्कले ने राय अहमद का सिर कटवाया और गोगेरा जेल भिजवाया। जिस्म को झामरा ले जाकर उनके साथियों ने दफन किया। कुछ वक्त बाद एक पहरेदार को ख्वाब आया। राय अहमद ने कहा, अंग्रेज मेरा सिर उठाकर अपनी जमीन ले जाना चाहते हैं, ऐसा ना होने देना। उस सिपाही ने चोरी छिपे सिर को कब्र से निकालकर झामरा पहुंचा दिया और सर और दड़ दोनों को एक कर दिया। बाद में उनके पोते अली मोहम्मद खान ने उस कब्र पर एक सादा मगर गौरतलब मकबरा तामीर करवाया। राय अहमद खरल के मारे जाने पर पंजाब रुका नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी और गर्म हो गई। अगले ही रोज लॉर्ड बर्कले की अंग्रेजी टुकड़ी को बागियों ने घेर लिया। भयानक टकराव हुआ। बर्कले के बचाव में खड़े 50 से ज्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए। बर्कले जानता था, उसने खरल का सिर काटा था और अब वही डर उसकी गर्दन पर मंडरा रहा था। वो लड़ा जान तोड़कर, लेकिन मुराद फतेहाना के नेजे ने उसका सीना चीर डाला। वो जख्मी हो गया, घोड़े से गिरा। मुराद ने झुककर कहा, सल्लाह वारस पर हूं, तेरी ये अदालत गुगेरे ना लगसी। जो भी हमारा अंजाम हो, अब तुम हमारे गांव में इंसाफ का दिखावा नहीं कर सकोगे। बर्कले उठने की कोशिश कर ही रहा था कि बनसूजा बदरुअन की लाठियों ने उसे वहीं खत्म कर दिया। कहते हैं उसका सिर भी उतार लिया गया। राय अहमद खरल का हिसाब पूरा कर दिया गया था। बर्कले की मौत के बाद जैसे पूरे पंजाब में आग फैल गई। रावी से लेकर कमालिया, हड़प्पा, चीचावतनी और पाकपटन, हर इलाका एक मैदान जंग बन गया। कम से कम 1 साल तक ये पूरा जिला अंग्रेजों के लिए मौत का रास्ता बन गया। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक करीब 1.25 लाख पौंड बागी थे, ज्यादातर बिना बंदूकों के। उनके पास पुराने हथियार थे, तलवारें, नेज़े, लाठियां, और फिर भी उन्होंने ब्रिटिश फौज को टिकने नहीं दिया। लाहौर और मुल्तान के बीच का इलाका 1 साल तक नो गो एरिया बन गया। जहां अंग्रेजी जूता पड़ा, वहीं मौत ने दस्तक दी। जब हर तरफ ये खबर फैल गई कि बाना दिल्ली में बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो चुके हैं और बगावत की रीढ़ टूट चुकी है, फिर भी नीलीबार और सांदलबार के बहादुरों ने हथियार नहीं डाले। वो अगले कई महीने तक अंग्रेजों से भिड़ते रहे। अंग्रेजों ने हर हथियार आजमा लिया। उन्होंने पूरे कस्बों के मर्दों को कत्ल करवा दिया। जहां एक बाकी पकड़ा जाता, वहां की हम फसलें जला दी जाती। बाकी इलाकों से साल भर का अन्न और मवेशी लूट लिए जाते थे। सिर्फ बोगेरा में हजारों किसानों से हजारों भैंसे और बैल छीन लिए गए। सरकारी नुकसान की भरपाई के नाम पर कबीलों पर जबरदस्ती जुर्माने लगाए गए। फिर आया काला पानी और जलालत का दौर। बगियों को सिर्फ मारा नहीं गया, उन्हें मसमंदर के किनारे टापुओं में भेजा गया, जहां दिन रात कैद रहती थी। इसे कहते थे काला पानी। एक किस्सा मशहूर है। बिनी वाले मान नाम का एक बागी रास्ते में जहाज से कूद गया, तैरकर जमीन तक पहुंचा और फिर गायब हो गया। कहते हैं वो फिर से पंजाब की मिट्टी में जा छुपा।
1857 की यह बगावत पंजाब में 1858 के मिड तक जिंदा रही और फिर जैसे जैसे बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी की खबर फैलती गई, लोगों की आजादी की उम्मीदें भी टूटती गईं। लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कालपी, हर जगह बगावत की लपटें ठंडी पड़ने लगीं। जब 1857 की चिंगारी लखनऊ पहुंची तो कमान संभाली एक रानी ने, बेगम हजरत महल आग, अवध के ताज से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की रानी। उनके नेतृत्व में बागियों ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने खतरा भांपते ही 3000 अंग्रेज और उनके वफादारों को रेजिडेंसी में कैद कर लिया। एक पत्थर की कोठी को किले में बदल दिया गया। बागियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। चारों ओर धमाके, गोलियां और सुरंगें, हर कोशिश की गई लेकिन इमारत ढाई न जा सकी। फिर भी 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और लॉरेंस भी घायल होकर जान से गए। 4 महीने तक पट बगावत ने रेजिडेंसी को जकड़े रखा। फिर 17 नवंबर को ब्रिटिश जनरल कॉलिन कैंपबेल मदद लेकर आया और बागियों पर पीछे से हमला बोला। बाकी पीछे हटे। बचने वाले अंग्रेजों को इलाहाबाद भेज दिया गया, लेकिन असली लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। लखनऊ के चप्पे चप्पे में इनकलाब की आग धधक रही थी। अंग्रेजों को पूरे शहर पर काबू पाने में कई महीने माना लगे। 21 मार्च 1958 लखनऊ में बगावत का आखिरी किला भी ढह गया। ब्रिटिश झंडा लहराया गया, लेकिन हजरत महल हार नहीं मानी। वो अपने बेटे बर्जिस कदरन के साथ छुप गईं और अवध के दूसरे इलाकों से जंग जारी रखी। इस लखनऊ मुहिम में अंग्रेजों ने भी भारी कीमत चुकाई। 2500 सिपाही मारे गए, जिनमें जनरल हेवलॉक, धन ब्रिगेडियर नील आताल और मेजर हडसन अंडान भी थे। हाँ, वही हडसन जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों को धोखे से कत्ल किया था। 1857 क्रांति में 3 नाम अंग्रेजों के लिए खौफ बन गए: बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। नाना साहब की सेना कालपीमान के किले में डटी थी, जिसकी कमान उनके भतीजे राव साहब और विश्वस्त सेनापति तांतिया टोपे के हाथ में थी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत और झांसी बैंड की आजादी के लिए डटी थी। उन्होंने अंग्रेजों से शांति की कोशिश की, लेकिन वेस्ट इंडिया कंपनी उन्हें बगावत की दोषी मान चुकी थी। मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला बोला। तोपों की बमबारी से शहर की दीवारें टूटने लगीं। रानी की मदद को तांतिया टोपे पहुंचे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 अप्रैल को अंग्रेज शहर में घुस आए। रानी अपने मुंह बोले बेटे दामोदर को लेकर झांसी छोड़ गईं और कालपी पहुंची। यहां रानी ने राव साहब और तांतिया टोपे के साथ मिलकर दोबारा मोर्चा लिया, लेकिन 22 मई को कालपी भी हाथ से गया। फिर सब ग्वालियर की ओर बढ़े। राजा शिंदे ने पहले विरोध किया, फिर अंग्रेजों का साथ छोड़कर आगरा भाग निकले। किले का नियंत्रण रानी और उनके साथियों ने संभाल लिया, लेकिन जनरल रोज को खबर लग चुकी थी। 17 जून अंग्रेजों ने कोटा की सराय पर धावा बोला, जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ थी। लड़ाई छिड़ी। रानी ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन एक अंग्रेज की गोली से वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। मरते वक्त उन्होंने कहा, अंग्रेजों को मेरा शव भी न मिले। उनके सिपाही उनका पार्थिव शरीर एक गुप्त स्थान ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचा, वहां केवल राख थी, रानी नहीं। 2 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ 1857 की पहली आजादी की लड़ाई की अंतिम चिंगारी भी बुझ गई। ग्वालियर की जंग आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस जंग के साथ ही आजादी की लौ बुझने लगी थी। अंग्रेज जीत चुके थे और अब बगावत को विद्रोह कहा जाने लगा, न कि जंग आजादी। अब कंपनी सरकार का एक ही मकसद था, बागी लीडरों को खत्म करना। लगभग 25,000 बागी अंग्रेजी फौज की गिरफ्त से बचने के लिए नेपाल के जंगलों में जा छिपे। इन शरणार्थियों में हजरत महल, उनके बेटे बर्जीस कद्र और नाना साहब जैसे बड़े नाम शामिल थे। नेपाल की हुकूमत ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन जंगलों में बड़े ऑपरेशंस किए। कई बागी मारे गए, कई पकड़े गए और कुछ वापस हिंदुस्तान की ओर भाग निकले। लेकिन बड़े नाम अब भी हाथ से फिसल रहे थे। नाना साहब, जो कभी मराठा प्रतिरोध का चेहरा थे, 1859 में नेपाल में बीमार पड़ गए। वहीं किसी गुमनाम कोने में उनका अंत हुआ। हजरत महल को नेपाल ने राजनीतिक शरण दी। 1879 में काठमांडू में उन्होंने चुपचाप दम तोड़ दिया। बर्जीस कद्र, जो कभी अवध के ताज के वारिस थे,
अंग्रेजों की इजाजत से हिंदुस्तान लौटे और कोलकाता में पेंशन पर जिंदगी के बचे दिन गुजार दिए। तांतिया टोपे, मराठा प्रतिरोध का अदम्य योद्धा, मध्य प्रदेश के जंगलों से पकड़ा गया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई। राव साहब कुछ बरस छुपे रहे, फिर गिरफ्त में आए और सरेआम फांसी चढ़ा दिए गए। लेकिन एक नाम ऐसा था जो अब तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, जनरल बख्त खान। वो रोहिला योद्धा जिसने दिल्ली की क्रांति को खड़ा किया था, अब लापता था। अफवाहें थीं, कभी कहा गया कि वह एक झड़प में मारे गए पर पहचान नहीं पाए गए। कभी कहा गया कि वह नेपाल में साल के जंगलों में खो गए। कुछ कहते हैं वह हिमालय की तलहटी में किसी गांव में गुमनाम जिंदगी जीते रहे। उनकी मौत, उनका ठिकाना, उनकी कहानी सब एक रहस्य बन गई। आज बख्त खान इतिहास के मिसिंग पर्सन्स में गिने जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसे वक्त भी भूल नहीं पाया पर पूरी तरह जान भी नहीं सका। 1858 के आखिरी महीनों तक भारत की पहली क्रांति दम तोड़ चुकी थी। बगावत का जो शोला झांसी, अवध और दिल्ली से उठा था, अब राख हो चुका था। 1 नवंबर 1858 ब्रिटिश ताज की ओर से मलिका विक्टोरिया ने एक ऐलान किया, आम माफी। जिन बागियों के हाथ यूरोपीय नागरिकों के खून से रंगे नहीं थे, उन्हें आत्मसमर्पण करने पर माफी दी गई। इस घोषणा ने बचे हुए हजारों लड़ाकों को झुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही महीनों में अंग्रेजों ने आखिरी जेबों में बचे विरोध को भी कुचल दिया। 8 जुलाई 1859 सर लस्ट्रॉनिक लॉर्ड कैनिंग ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया, हमारी सैन्य कार्रवाई समाप्त हुई। 1857 की बगावत अब औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी है, पर यह इतिहास का छल था। क्योंकि यह बगावत असफल रही, इसलिए अंग्रेजों ने इसे गदर कहकर नकारा। लेकिन सोचिए, अगर यही बगावत सफल हो जाती, क्या तब इसे इनकलाब कहा जाता? साल 7776 में अमेरिका ने भी ऐसा ही विद्रोह किया था और जीतकर आजादी हासिल की थी। इसलिए उन्हें रेवोल्यूशनरी वॉर का गौरव मिला। हिंदुस्तान हार गया, मगर इस हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। 2 अगस्त 1858 को ही ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पास किया, जिसके तहत भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कंपनी का कारोबार अब महारानी के नाम हो गया। लेकिन इस हार की एक और कीमत थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अगर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं तो इन्हें अलग करना जरूरी है, और यहीं से शुरू हुआ फूट का खेल। कभी मुसलमानों को शक हुआ कि हिंदू अंग्रेजों से मिल गए हैं, कभी हिंदुओं को लगा कि मुसलमान ही गद्दारी कर बैठे। गांव गांव, शहर शहर मजहबी जुनून को हवा दी गई, और इसी रणनीति ने 90 साल तक महज 1200 अंग्रेज अफसरों को 39 करोड़ भारतीयों पर राज करने में मदद दी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही एक नई पीढ़ी उठेगी। गांधी, जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी तहरीकें, और फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास आजादी का या फिर बंटवारे का। 1857 की बगावत पर हमारी यह कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन इतिहास के बाकी पन्ने अभी बचे हैं। हम जल्द लौटेंगे शहीद भगत सिंह जी जीवनी, क्रूसेड के संपूर्ण इतिहास और रोमन एम्पायर के उदय से तबाही तक की दास्तान लेकर। तब तक 1857 की सीरीज को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें, और इससे भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे पावर में आई इस प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। और हाँ, तारीख को जानना मत छोड़िए, क्योंकि जो अपनी तारीख नहीं जानता उसका भविष्य कोई और लिख देता है। धन्यवाद।